तो सीजन 1 की कहानी शुरू होती है एक 9 साल के छोटे से बच्चे मैथ्यू मर्डॉक से, जहाँ पे एक दिन वो ऐसे रास्ते से जा रहा होता है, तभी एक एक्सीडेंट से एक बूढ़े आदमी को बचाते हुए खुद अपना विजन लूज कर देता है, क्योंकि उस ट्रक में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स मैथ्यू मर्डॉक के आंखों में गिर जाते हैं। उन हार्मफुल केमिकल्स के कारण मैथ्यू मर्डॉक अपना विजन लूज कर देता है, मगर इससे मैट के अदर सेंसेस एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं। तो इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे प्रेजेंट टाइम का मैथ्यू मर्डॉक एक चर्च में आया हुआ होता है अपना कन्फेशन देने के लिए, और वो भी उस चीज के लिए जो कि वो आगे करने वाला होता है। तो इसके फौरन बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का एक लोकल गैंगस्टर कुछ लड़कियों को रशियन माफिया को बेच रहा होता है। तभी मैथ्यू मर्डॉक अपने आइकॉनिक ब्लैक सूट में वहाँ पहुंचकर उन लड़कियों को बचा लेता है। और इस वक्त तक न्यूयॉर्क में क्राइम्स काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है और डेयरडेविल सीजन 1 के ज्यादातर इवेंट्स एवेंजर्स 1 के बाद हुए हैं, जिस वजह से न्यूयॉर्क में हुई तबाही के चलते अब अलग अलग गैंग मेंबर्स एक के बाद एक शहर के अलग अलग इलाकों में अपना कब्जा जमा रहे होते हैं। और इनमें आते हैं शहर के कुछ लोकल गैंग्स, रशियन माफिया, चाइनीज ट्रायआर्ट्स और जापानीज याकुजा। और इतने सारे गैंग्स पूरे न्यूयॉर्क में एक के बाद एक अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे मैथ्यू मर्डॉक के बेस्ट फ्रेंड यानी फॉगी नेल्सन पे। तो फॉगी और मैट यहाँ पे एक ऑफिस रेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों मिलकर जल्द ही एक लॉ फर्म की शुरुआत करने वाले थे, और जिसका नाम होता है नेल्सन एंड मर्डॉक लॉ फर्म। इसके बाद स्टोरी फोकस करती है कैरन पेज पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैरन पेज अपने कलीग डैनियल फिशर के खून से लथपथ हुई पड़ी है। इसके फौरन बाद वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस कैरन पेज को मर्डर के इल्जाम में अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। तो इसके बाद फॉगी को इस मैटर के बारे में जानकारी मिलती है और फॉगी और मैट सीधे पहुंच जाते हैं कैरन की मदद करने के लिए। तो यहाँ पे कैरन मैथ्यू और फॉगी से कहती है कि वो और डैनियल फिशर एक कंपनी यूनियन एलाइड के लिए काम करते थे। कैरन आगे ये भी कहती है कि डैनियल लीगल डिपार्टमेंट में काम करता था और वो खुद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभाला करती थी। तो कैरन यहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई दिखाई देती है, जिस वजह से वो और ज्यादा डिटेल इन दोनों को बताना जरूरी नहीं समझती। इसके बाद कैरन को जेल ले जाया जाता है, जहाँ पे उस पे एक जानलेवा अटैक होता है, जिससे वो एकदम से बाल बाल मचती है। और ये न्यूज जैसे ही फॉगी और मैट तक पहुंचती है, वो दोनों एक बार फिर से कैरन से मिलने पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद कैरन के प्रोटेक्शन के लिए मैट और फॉगी उसे बेल दिला देते हैं। उसके बाद कैरन डिसाइड करती है कि वो सारा का सारा डिटेल मैथ्यू मर्डॉक और फॉगी को बता देगी। एक दिन जब वो कंपनी के फाइल्स को चेक कर रही होती है, तभी कैरन ने एक ऐसी फाइल खोल दी जो कि उसे शायद नहीं खोलना था, जिसके बाद यूनियन एलाइड के द्वारा किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग का सच कैरन पेज को पता चल चुका था। तो इस मैटर में कैरन अपनी कंपनी के हायर अथॉरिटीज से बात करती है, मगर उनसे कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं आता, जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अब इसके बारे में डैनियल फिशर से बात करेगी। और जब वो दोनों एक पब में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कैरन जैसे ही वो ड्रिंक लेती है, वो बेहोश हो जाती है, और वो जब सुबह उठती है तो डैनियल फिशर की मौत हो चुकी थी और कैरन पेज उसके साइड में खून से लथपथ होकर पड़ी होती है। इसके बाद मैट कैरन से पूछता है कि ऐसी तुम्हारे पास क्या जानकारी है जिस वजह से वो कंपनी तुम्हें मारना चाह रही है। तो एक बार फिर से कैरन मैथ्यू से झूठ बोलती है, मगर मैथ्यू मर्डॉक अपने सेंस की मदद से कैरन का झूठ फट से पकड़ लेता है। तो अब जैसे ही रात होती है, कैरन वहाँ से निकल के अपने अपार्टमेंट चली जाती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उसने एक पेन ड्राइव अपने अपार्टमेंट में छुपाई होती है, और इस पेन ड्राइव में वही सारी डिटेल्स होती है जो कि उस फाइल में मौजूद था जिसे कैरन ने ओपन किया था। इसी बीच कैरन पेज जैसे ही अपना पेन ड्राइव वहाँ से निकालती है, उस पे कोई आदमी जो कि उस अपार्टमेंट में पहले से मौजूद था वो अटैक कर देता है, मगर समय रहते मैथ्यू मर्डॉक अपने ब्लैक सूट में वहाँ पे पहुंच जाता है और कैरन को बचा लेता है। तो इसके बाद मैथ्यू मर्डॉक उन सारे डिटेल्स को न्यूयॉर्क बुलेटिन के एक रिपोर्टर बेन म्यूरिक को भेज देता है, जिससे यूनियन एलाइड का पूरा कच्चा चिट्ठा न्यूयॉर्क के लोगों के सामने खुल जाता है और सबको पता चल जाता है कि कैरन बेगुनाह है। और इसके बाद कैरन मैट और फॉगी के लॉ फर्म को ज्वाइन करके उनके साथ काम करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही रात होती है, हम फिर से उन्हीं लोकल गैंगस्टर्स को देखते हैं जिन्होंने कुछ लड़कियों को किडनैप किया था। तो इस बार उन्होंने एक बच्चे को किडनैप किया होता है, और ये सब मैथ्यू मर्डॉक एक बिल्डिंग में खड़ा होकर देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये किडनैपिंग असल में डेयरडेविल को फंसाने की एक चाल होती है, और मैट इस चाल में फंस जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से इंजर्ड होके वहाँ से कैसे भी करके निकलने में कामयाब होता है। तो यहाँ पे बैडली इंजर्ड मैथ्यू मर्डॉक एक कचरे के डिब्बे में पड़ा होता है। तभी एक बंदा उसे देख लेता है और वहाँ पे मौजूद एक नर्स यानी क्लेयर को बुला के लाता है मैट की मदद करने के लिए। तो क्लेयर मैट को अपने अपार्टमेंट पे लेके जाती है और उसका पूरी तरीके से इलाज करती है। इस दौरान क्लेयर मैथ्यू मर्डॉक का असली चेहरा देख लेती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि मैथ्यू मर्डॉक अंधा तो है, मगर उसके बाकी सेंसेस एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले काफी तेज है। तभी मैट को एक आदमी के आने की भनक लगती है, जो कि उस अपार्टमेंट में सबसे उस ब्लैक सूट वाले विजिलेंटी के बारे में पूछताछ कर रहा होता है।
और वो किसी भी वक्त क्लेयर के अपार्टमेंट में भी पहुंचने वाला है। इसके बाद क्लेयर के अपार्टमेंट की घंटी बजती है और वो बंदा अपने आप को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर बताता है और उससे पूछता है कि आखिरकार क्या उसने ब्लैक कलर के सूट पहने किसी विजिलेंटी को देखा है या नहीं, जिस पर क्लेयर कहती है कि उसने किसी भी ऐसे आदमी को नहीं देखा है। क्लेयर के अपार्टमेंट में मैट छुप के उस आदमी की बातें सुन रहा होता है, मगर मैट ये समझ चुका था कि वो कोई ऑफिसर नहीं बल्कि रशियन माफिया का एक मेंबर है। और इससे पहले कि वो रशियन माफिया का मेंबर बैकअप बुला पाता, मैथ्यू मर्डॉक अपना ट्रिक यूज करके उसे बेहोश कर देता है और उसे छत में ले जाके अपना इंटेरोगेशन शुरू करता है। तो जैसे उस बंदे को होश आता है, मैट सीधे उससे क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो किडनैप्ड बच्चा कहाँ पे है। और एक तगड़े इंटेरोगेशन सेशन के बाद वो बंदा फाइनली मैट को बता देता है कि आखिरकार वो बच्चा कहाँ पे है। और इसके बाद जब उस बच्चे को ढूंढता हुआ मैट उस बिल्डिंग में पहुंचता है, तब हमें ये आइकॉनिक हॉल पे फाइट सीन देखने को मिलता है जिसने डेयरडेविल को एक अलग ही पहचान दी थी। और वहाँ पे मौजूद सारे लोगों की कुटाई करने के बाद मैट उस बच्चे को बचा देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक जॉन हीली नाम के कैरेक्टर पे, जो कि एक बॉलिंग गली में आया हुआ होता है ताकि वो एक टैक्सी ड्राइवर को मार सके, और वो इस काम में कामयाब भी होता है। जिसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुंच जाती है और वो बिना किसी हेजिटेशन के पुलिस के सामने सरेंडर भी कर देता है। और सरेंडर करने के बाद वो एक लॉयर की डिमांड करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स वीजली नाम का एक बंदा अपने क्लाइंट का केस फॉगी और मैट से लड़वाना चाहता था, मगर फॉगी और मैट को ये शक था कि इतना बड़ा आदमी आखिरकार इस छोटे से लॉ फर्म में क्यों आया है। वो चाहता तो शहर के बड़े बड़े लॉयर्स को हायर करके अपने क्लाइंट का केस लड़वा सकता था, मगर फिर भी मैट और फॉगी इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ यूनियन एलाइड का एक वकील कैरन पेज से मिलके उसे कहता है कि उसे यूनियन एलाइड के खिलाफ केस नहीं लड़ना चाहिए, और इस डील के लिए वो कैरन पेज को मुंह मांगी कीमत देने के लिए राजी होता है, मगर कैरन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद मर्डर विक्टिम हीली का पहला कोर्ट रूम हियरिंग हमें देखने को मिलता है। तो उस कोर्ट रूम में जैसे ही जेम्स वीजली एंटर करता है, तो जूरी पैनल में मौजूद एक जूरी की हार्ट बीट अचानक से तेज हो जाती है, और ये चीज मैथ्यू मर्डॉक दूर बैठा नोटिस कर रहा होता है। और यहाँ पे मैट को भनक लग चुकी थी कि जूरी को अपने केस के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो कोर्ट हियरिंग कंप्लीट होने के बाद जेम्स वीजली की मुलाकात एक बंदे जिसका नाम होता है ऑल्सली उसके साथ होता है, जिस पर ऑल्सली कह रहा होता है कि हीली का केस अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, जिस पर जेम्स वीजली उसे दिलासा देता है कि अभी सब कुछ सही चल रहा है और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इधर कैरन सीधे जाके डैनियल फिशर के बीवी से मिलती है, और यहाँ पे डैनियल फिशर की बीवी भी ये कह रही होती है कि उसे यूनियन एलाइड कंपनी के खिलाफ केस नहीं लड़ना चाहिए। और जब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तब वो सीधे जाके मिलती है बेन यूरिक से, और वो बेन यूरिक से कहती है कि यूनियन एलाइड कंपनी के पीछे अभी भी बहुत बड़े पावरफुल लोगों का हाथ है। इधर कोर्ट रूम में मैथ्यू मर्डॉक को ये पता चल चुका था कि आधे से ज्यादा जूरी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस वजह से जूरी कोई भी ठोस डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और हीली को भी अच्छे से पता था कि जूरी को भी ठोस डिसीजन नहीं ले पाएंगे और एट द एंड हीली को बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। और हीली जब उस रात वहाँ से निकल रहा होता है, तब मैथ्यू मर्डॉक उसका पीछा करता है और अपने ब्लैक सूट में वहाँ पे पहुंचकर उसकी अच्छे से धुलाई करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे बॉस का नाम क्या है। तब हीली नाम लेता है विल्सन फिस्क का। तो अब मैथ्यू मर्डॉक को उसके बॉस का नाम पता चल चुका था, जिस वजह से वो हीली को वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर हीली ने रियलाइज कर लिया था कि उसने विल्सन फिस्क का नाम लिया है, जिस वजह से एट द एंड वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तो हीली वहीं पे सुसाइड कर लेता है। तो दूसरी तरफ एक आर्ट गैलरी में वनेसा मारियाना नाम की एक लेडी एक पेंटिंग को देख रही होती है, और वनेसा के साथ साथ वहाँ पे एक और आदमी मौजूद होता है और जिसका नाम होता है विल्सन फिस्क। तो विल्सन फिस्क बता रहा होता है कि कैसे उस पेंटिंग को देख के उसे एकदम कालीपन महसूस होता है। तो इसके बाद कहानी फोकस करती है दोनों रशियन भाइयों पे जो कि टैक्सी का इलीगल बिजनेस चला रहे होते हैं, और जस्ट इनके ऊपर डेयरडेविल की भी पैनी नजर होती है। तो इसके फौरन बाद वो दोनों भाई सीधे बिजली से मिलने पहुंच जाते हैं। तो वो दोनों भाई बिजली से कहते हैं कि वो काले कलर का कपड़ा पहने विजिलेंटी इनके बिजनेस में काफी ज्यादा टांग लड़ा रहा है। इसके साथ ही उसे अब विल्सन फिस्क का नाम भी पता चल चुका है, जिस पर बीजली दोनों भाइयों से कहता है कि विल्सन फिस्क इनकी मदद इस मैटर पे जरूर करेगा। मगर वो दोनों भाई विल्सन फिस्क के भरोसे नहीं बैठना चाहते थे, जिस वजह से उस दिन छत पर बंधे हुए उस आदमी से मिलने वो सीधे हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि वो जल्द से जल्द उस विजिलेंटी यानी डेयरडेविल तक पहुंचना चाहते थे। और हॉस्पिटल में एडमिट वो आदमी सीधे इन दोनों को क्लेयर का एड्रेस दे देता है। तो ये दोनों सीधे उस एड्रेस में पहुंच जाते हैं, जहां उनको क्लेयर तो नहीं मिलती, मगर वो बंदा मिल जाता है जिसने मैथ्यू मर्डॉक को उस कचरे के डिब्बे में देखा था। जिसके बाद ये दोनों भाई उस बंदे को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और क्लेयर का असली पता निकलवा लेते हैं, और एट द एंड क्लेयर को वो दोनों किडनैप कर लेते हैं। मगर किडनैप होने से पहले क्लेयर सीधे मैट को कॉल कर देती है, जिस वजह से अब मैट को भी पता चल चुका था कि क्लेयर किडनैप हो चुकी है। तो मैट अब उस जगह पे पहुंच के वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनकी तबीयत से कुटाई करके क्लेयर को वहाँ से बचा के ले जाता है।
बट लकीली वहाँ पे वो दोनों रशियन भाई नहीं होते, जिस वजह से जब उन्हें पता चलता है कि उनके आदमी को पीट के डेयरडेविल वहाँ से क्लेयर को ले जा चुका है, तब ये दोनों भाई ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें विल्सन फिस्क से ही मदद लेनी चाहिए। तो दूसरी तरफ बेन यूरिक कैरन पेज को ये समझा रहा होता है कि तुम्हें यूनियन एलाइड का पैसा लेके इस मैटर को यहीं दबा देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो भी होगा इसका बिल सीधे बेन यूरिक पे ही फटेगा। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कैरन पेज या बेन यूरिक इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी हो। और इधर विल्सन फिस्क वनेसा के साथ एक डिनर डेट पे गया होता है, और तभी उन रशियन भाइयों में से एक एनाटोली वहाँ पे पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद वो विल्सन फिस्क के सामने एक सीन क्रिएट कर देता है जो कि विल्सन फिस्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और इस वजह से विल्सन फिस्क और वनेसा का ये डेट एकदम बेकार हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विल्सन फिस्क एनाटोली का चेहरा अपनी कार के दरवाजे के बीच तब तक मारता है जब तक वो क्रश नहीं हो जाता, और यहाँ हमें विल्सन फिस्क का असली चेहरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वीसली एक गेम खेलता है, तो व्लादिमीर के पास उसके भाई की बॉडी भेजते हुए उसके अंदर एक ब्लैक कलर का मास्क भी रख देता है, क्योंकि वो चाहता था कि व्लादिमीर जब इस डेड बॉडी को देखे तब उसे ऐसा लगना चाहिए कि इसके पीछे डेयरडेविल का ही हाथ है। और इधर विल्सन फिस्क सीधे मीटिंग बुलाता है याकुजा के लीडर यानी नोबू, चाइनीज ट्रायड के लीडर यानी मैडम काओ और अकाउंटेंट ऑजली के साथ। तो विल्सन फिस्क इन सबसे कहता है कि अब रशियन माफिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे बाकी लोग विल्सन फिस्क की बात से सहमत नहीं होते, मगर विल्सन फिस्क उन सबको भरोसा दिलाता है कि वो रशियन माफिया का खात्मा खुद ही कर लेगा, और तो और रशियन माफिया की वजह से इनके बिजनेस पे कोई भी हाथ नहीं आएगा। इधर मैथ्यू मर्डॉक अभी भी लगातार रशियन माफिया के पीछे पड़ा हुआ है, जिस पर वो एक रशियन माफिया की पिटाई कर रहा होता है। तभी वो रशियन माफिया का बंदा उसे बोलता है कि एनाटोली की तरह मेरा भी सिर मत काट देना, और ये सुन के मैथ्यू मर्डॉक एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि एनाटोली के खून का इल्जाम सीधे मैथ्यू मर्डॉक पे डाल दिया गया है, और यही रीजन था कि रशियन माफिया मैथ्यू मर्डॉक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो बैक टू द स्टोरी, यहाँ पे एक लेडी नेल्सन एंड मर्डॉक लॉ फर्म में आई हुई होती है अपने केस को लेके। तो वो बताते हैं कि उनका लैंडलॉर्ड टली वहाँ रहने वाले बहुत सारे लोगों को उनके घरों से निकालना चाहता है, जिस वजह से वो सारे के सारे लोग वहाँ रह रहे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस मैटर को सुनने के बाद फॉगी और कैरन ये डिसाइड करते हैं कि वो इस मैटर की और भी ज्यादा छानबीन करेंगे। और दूसरी तरफ मैथ्यू मर्डॉक टली की शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। तो जब फॉगी और कैरन वहाँ पे पहुँचते हैं तब उनका सामना होता है टली की पावरफुल लॉ टीम से, जिसमें फॉगी की एक्स गर्लफ्रेंड भी शामिल होती है। और इधर जब मैथ्यू टली के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि वो रशियन आदमी जिसने मैथ्यू से कहा था कि वो एनाटोली की तरह उसका भी सिर ना काटे, वो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर से बात कर रहा होता है। तभी वो अचानक से विल्सन का नाम ले लेता है, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है। एट द एंड हेल्स किचन के जितने भी करप्ट पुलिस वाले हैं वो विल्सन फिस्क के अंडर ही काम करते थे। तो जैसे ही अब रात होती है मैथ्यू मर्डॉक सीधे उस पुलिस वाले के पीछे चला जाता है और उसे कस के पीटने के बाद उससे पूछता है कि एनाटोली का भाई व्लादिमीर आखिर कहाँ है। और दूसरी तरफ जेम्स वीजली एक लोकल गैंगस्टर को पैसे देकर ये कह रहा होता है कि उसे जाके व्लादिमीर को ये बताना है कि उसके भाई एनाटोली के मर्डर के पीछे किंगपिन और डेयरडेविल का ही हाथ है। तो जेम्स वीजली यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि वो ब्लैक विजिलेंटी यानी डेयरडेविल विल्सन फिस्क के लिए ही काम करता है। तो वो गैंगस्टर जैसे ही जाके व्लादिमीर को ये जानकारी देता है, व्लादिमीर सीधे विल्सन फिस्क के अगेंस्ट एक गैंग वॉर का अनाउंसमेंट कर देता है। और उधर विल्सन फिस्क एक बार फिर से वनेसा के साथ एक डिनर डेट एंजॉय कर रहा होता है, और उधर व्लादिमीर अपने आदमी को तैयार कर रहा था इस गैंग वॉर के लिए, मगर उसे ये नहीं पता था कि विल्सन फिस्क ने पहले ही उसकी पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है। तो यहीं पे हमें विल्सन फिस्क के असली प्लान का पता चलता है, जिस प्लान के अकॉर्डिंग हेल्स किचन में बहुत जगह बॉम्ब प्लान करके रखे हुए होते हैं, इंक्लूडिंग रशियन माफियाज हाइड आउट। और जब विल्सन फिस्क अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है तो पूरा हेल्स किचन धमाके से दहल जाता है, और इस ब्लास्ट को वनेसा और विल्सन फिस्क दूर बैठे देख रहे होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि व्लादिमीर ने उस ब्लास्ट को सरवाइव कर लिया है। यहाँ पे व्लादिमीर ब्लास्ट से तो बच जाता है मगर डेयरडेविल से नहीं, और डेयरडेविल उसकी एक बार फिर से खतरनाक कुटाई करता है। मगर समय रहते पुलिस वहाँ पे आ जाती है और डेयरडेविल को रोक देती है। मगर मैथ्यू मर्डॉक ये जानता था कि वो करप्ट पुलिस वाले विल्सन फिस्क के लिए काम करते हैं, जिस वजह से वो उन पुलिस वालों को भी कुटाई कर देता है और उनकी गोलियों से व्लादिमीर को भी बचा लेता है और व्लादिमीर को लेके एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर व्लादिमीर काफी ज्यादा घायल होता है, जिस वजह से मैथ्यू सीधे क्लेयर को कॉल करके उससे हेल्प लेता है। तो क्लेयर उससे सजेस्ट करती है फ्लेयर से उसके घाव को अच्छे तरीके से स्टेरलाइज करना चाहिए, और मैट ऐसा ही करता है। मगर इस बीच व्लादिमीर को काफी ज्यादा पेन होता है, जिस वजह से वो चीखने लगता है, और इस चीख को सुन के एक पुलिस वाला वहाँ पे
अपना बैकअप बुला लेता है, जिस वजह से अब उस पूरी बिल्डिंग को पुलिस वालों ने घेर लिया होता है। तो अब सबको पता था कि फिस्क के लिए वो सारे पुलिस वाले काम करते थे। तो इस बीच हमें बातचीत दिखाया जाता है विल्सन फिस्क और मैथ्यू मर्डॉक के बीच, और कॉल में विल्सन फिस्क मैथ्यू मर्डॉक की तारीफ करता है और एट द एंड उसे कहता है कि तुम्हारे इतने सब कारनामे करने का कोई भी अंजाम नहीं हुआ। और इसके बाद विल्सन फिस्क अपने स्नाइपर को इशारा करता है और उसका स्नाइपर वहाँ पे मौजूद बहुत सारे पुलिस वाले को एक एक करके गोली मारने लगता है। तो विल्सन फिस्क का अल्टीमेट प्लान होता है कि वो वहाँ पे मौजूद पुलिस वालों के मर्डर और हेल्स किचन में हुए लगातार ब्लास्ट के पीछे डेयरडेविल को जिम्मेदार ठहराता है, और वहाँ पे मौजूद मीडिया इस खबर को जंगल में आग की तरफ पूरे हेल्स किचन और न्यूयॉर्क में फैला देती है। तब मौजूद मैट व्लादिमीर से ये पूछता है कि आखिर ये फिस्क का चक्कर है क्या, जिस पर व्लादिमीर विल्सन फिस्क के सारे प्लान्स और सारे इलीगल बिजनेस का कच्चा चिट्ठा मैथ्यू के सामने खोल देता है। और साथ ही वो कहता है कि अगर तुम्हें विल्सन फिस्क के सारे कारनामों के बारे में जानना है तो उसे उसके अकाउंटेंट यानी ऑस्ली को पकड़ना चाहिए। जिसके बाद घायल व्लादिमीर एक गन को लेके फिस्क के आदमी को रोकने चला जाता है ताकि मैट वहाँ से सेफली निकल पाए। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि कैरन और फॉगी एक लेडी को लेके हॉस्पिटल आए होते हैं, जो कि उस ब्लास्ट के चपेट में आकर घायल हो गई होती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि फॉगी को भी अच्छी खासी चोटें आई होती है। और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ये तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उस विजिलेंटी के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे चार्जेस लग गए हैं। जिसके बाद अपना डेयरडेविल ऑस्ली का पीछा करते हुए एक मीटिंग तक जा पहुंचता है, जहाँ पे नोबू और ऑस्ली एक मीटिंग कर रहे होते हैं। मीटिंग के खत्म होते ही डेयरडेविल ऑस्ली को कन्फ्रंट करता है, और इससे पहले कि वो ऑस्ली से कुछ जानकारी निकलवा पाए वहाँ पे वो किसी की प्रेजेंस महसूस करता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि स्टिक होता है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि मैथ्यू मर्डॉक के फादर के गुजरने के बाद मैथ्यू काफी अकेला हो गया था, और उसके अंधेरेपन ने उसे ऑलमोस्ट कमजोर कर दिया था। तब उसे एक आदमी ने इस अंधेपन से लड़ना और साथ ही साथ अपने बाकी सेंसेस को तेज करना सिखाया, और वो और कोई नहीं बल्कि स्टिक ही होता है। तो यहाँ पर स्टिक मैथ्यू मर्डॉक की मदद चाह रहा होता है, क्योंकि स्टिक के अकॉर्डिंग टोक्यो से एक बहुत ही खतरनाक हथियार न्यूयॉर्क में लाया गया है, और स्टिक इस वेपन का नाम ब्लैक स्काई बताता है। तो यहाँ पे मैट केवल एक शर्त में स्टिक के साथ काम करने के लिए रेडी होता है कि वो किसी की भी जान नहीं लेगा। जिसके बाद वो दोनों शिपमेंट यार्ड की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे वो वेपन ब्लैक स्काई आने वाला था। और वहाँ पहुंचकर स्टिक अपना वादा तोड़ देता है और उस वेपन ब्लैक स्काई, जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे मार देता है। और ये चीज मैथ्यू मर्डॉक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो स्टिक की अच्छी खासी धुनाई कर देता है और उसे हेल्स किचन से दूर रहने के लिए कहता है। इसी बीच टेली के कुछ आदमी कैरन पे अटैक कर देते हैं, मगर किसी तरीके से फॉगी वहाँ पे पहुंचकर कैरन को बचा लेता है। और इसके बाद फॉगी को भी पता चल जाता है कि आखिरकार कैरन और बेन यूरिक इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टिक किसी को वो ये बता रहा होता है कि उसने ब्लैक स्काई को मार दिया है, और साथ ही सामने बैठे उस आदमी से कहता है कि मैथ्यू मर्डॉक अभी भी भले ही मैच्योर हो, मगर समय आने पर वो हमारा साथ जरूर देगा। और जब कैरन और फॉगी दूसरे दिन लॉ फर्म में आते हैं तो वो सब बात मैथ्यू मर्डॉक को बताते हैं, जिस पर मैथ्यू मर्डॉक भी इनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे, वो सब के सब लॉ के दायरे में रह के काम करेंगे और कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे जिससे किसी की भी जान को खतरा हो। इधर हमें याकुजा लीडर नोबू को दिखाया जाता है, जो कि अपने शिपमेंट ब्लैक स्काई के रिगार्डिंग काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से वो विल्सन फिस्क को काफी उल्टा सीधा सुना के वहाँ से निकल जाता है। तभी जेम्स फिस्क विल्सन फिस्क को कॉल करके बताता है कि जिस पुलिस वाले पे विल्सन फिस्क ने गोली चलवाई थी वो अभी भी जिंदा है और अभी इस वक्त हॉस्पिटल में कोमा में है, और अगर उसे होश आने के बाद उसका स्टेटमेंट अगर बाहर आ जाता है तो विल्सन फिस्क का कच्चा चिट्ठा एक बार फिर से खुल सकता है। तो इसके बाद विल्सन फिस्क अपनी चाल चलता है और उस पुलिस वाले के साथी को किडनैप करके उसे अपने ही साथी को मारने पे मजबूर करता है। और वो दूसरा पुलिस वाला जैसे ही उसे मारने के लिए जाता है तब मैट वहाँ पे सही समय पे पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है, और जिसके बाद उस घायल पुलिस वाले से मैट पूरी जानकारी ले लेता है। इसी बीच हमें विल्सन फिस्क की बचपन की कहानी दिखाई जाती है कि किस तरीके से उसका बाप उसकी माँ को पीटा करता था, जिस वजह से विल्सन फिस्क का पूरा चाइल्डहुड एक ट्रॉमा में बीता था। तभी विल्सन फिस्क अपना आपा खो देता है और अपने ही पापा को एक हथौड़े से मार देता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। तो मैडम काओ यहाँ पे विल्सन फिस्क को वार्निंग दे रही होती है कि अगर तुमने यहाँ पे बिजनेस अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें इस बिजनेस से निकाल दिया जाएगा। इधर मैथ्यू मर्डॉक अपने ब्लैक सूट पहन के बेन यूरिक से मिलता है ताकि वो उस घायल पुलिस वाले से मिले बहुत सारे सबूतों को बेन यूरिक को दे के इसे सबके सामने ला सके। तो दूसरे दिन बेन यूरिक इन सारे सबूतों को अपने प्रेस में छापने ही वाला होता है कि इतने में उसके सामने एक न्यूज आती है, सरप्राइज सरप्राइज। तो यहाँ पे विल्सन फिस्क सबके सामने आके उस ब्लैक विजिलेंटी को टेररिस्ट बताता है और सबसे कहता है कि वो उस टेररिस्ट को पकड़ने में सबकी मदद करने वाला है। और यहाँ पे विल्सन फिस्क अपने आप को सबके सामने एक हीरो की तरह दिखाता है। अब विल्सन फिस्क के इस मूव से बेन यूरिक, मैट, फॉगी और कैरन का प्लान धरा का धरा रह जाता है। तो अपना मैथ्यू मर्डॉक सीधे उस आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है जहाँ पे
किंगपिन की गर्लफ्रेंड यानी वेनेसा काम करती थी। तो यहाँ पे मैट वेनेसा को जानने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पे विल्सन फिस्क भी पहुंच जाता है। तो शुरुआत में ये दोनों काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं, मगर विल्सन फिस्क रियलाइज करता है कि ये वही वकील है जो कि मिस कार्डेनेस वाला केस लड़ रहा है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि नोबू को ठीक वही जगह चाहिए जहाँ पे मिस कार्डेनेस रहा करती है। तो इस बात को लेके विल्सन फिस्क मान जाता है, मगर नोबू से विल्सन फिस्क कहता है कि तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। उस ब्लैक सूट पहने विजिलेंटी को विल्सन फिस्क के रास्ते से साफ करना होगा, जिस पर वो दोनों एग्री कर जाते हैं और अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो विल्सन फिस्क इस प्लान को पूरा करने के चक्कर में मिस कार्डेनस को मरवा देता है, जिससे मैथ्यू मर्डॉक काफी गुस्सा हो जाता है और वो निकल जाता है किंगपिन की धुलाई करने के लिए। इसी बीच उसका सामना होता है एक निंजा से, और वो निंजा और कोई नहीं बल्कि नोबू खुद होता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच हमें एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है, और इस फाइट में नोबू मैट पे काफी ज्यादा भारी पड़ता है, मगर मैट किसी तरीके से उसे हरा देता है। तो मैट नोबू को हरा तो देता है, मगर वो खुद ना ज्यादा घायल हो चुका था कि वो खुद भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा होता। तभी वहाँ पे मौका देख के विल्सन फिस्क भी एंट्री ले लेता है और उसके बाद मैट को पीटना शुरू कर देता है। तो किसी तरीके से मैट अपना जान बचा के वहाँ से निकलता है और सीधे अपने अपार्टमेंट में चला आता है, जहाँ पे फॉगी के सामने उस ब्लैक विजिलेंटी का आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त मैथ्यू मर्डॉक होता है। तो मैट का सच जाने के बाद फॉगी एकदम बिट्रेट फील करता है और वो मैथ्यू मर्डॉक से ये तक पूछ लेता है कि क्या तुम सच में अंधे हो भी, जिस पर मैट फॉगी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर फॉगी उसकी बात नहीं सुनता और वो डिसाइड करता है कि वो मेल्सन एंड मर्डॉक लॉ फर्म छोड़ देगा। और इधर हमें दिखाया जाता है कि बेन यूरिक अपनी बीमार पत्नी की हेल्प कर रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब जर्नलिज्म छोड़ देगा और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। और बेन यूरिक अपना डिसीजन तब बदल लेता है जब कैरन उसे एक ऐसे शख्स से मिलवाने ले जाती है जिसके बारे में बेन यूरिक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि विल्सन फिस्क की बीमार माँ होती है। तो इन दोनों के पूछे जाने पर विल्सन फिस्क की माँ ये कन्फेस कर देती है कि विल्सन फिस्क ने ही अपने बाप को बचपन में मार दिया था। और इधर दिखाया जाता है कि विल्सन फिस्क और वेनेसा एक चैरिटी पार्टी ऑर्गेनाइज किए होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। इसी बीच वहाँ पे एक एक करके बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। तब इन्हें पता चलता है कि वाइन में किसी ने जहर मिला दिया है, और वही जहरीला वाइन वहाँ पे मौजूद वेनेसा ने भी पी लिया था, जिस वजह से उसकी भी हालत काफी खराब होने लग जाती है। तो विल्सन फिस्क सीधे वेनेसा को लेके हॉस्पिटल जाता है। तब इधर कैरन और बेन यूरिक ये डिसाइड कर रहे होते हैं क्या गारंटी है कि इस न्यूज को छापने के बाद कोई इनकी बात पे भरोसा करेगा भी या नहीं, क्योंकि इस न्यूज को एक ऐसे औरत ने बताया है जो कि खुद एक पागल खाने में है। और इधर हम देखते हैं कि क्लेयर एक बार फिर से मैथ्यू की मदद करने के लिए आई हुई होती है, जो कि उसका इलाज करती है और मैट से कहती है कि तुम्हें अगर किंगपिन जैसे आदमियों से मुकाबला करना है तो तुम्हें एक अच्छे सूट की जरूरत है। तो इस बात को सीरियसली लेते हुए मैथ्यू सीधे पहुंच जाता है लोकल गैंगस्टर टग बैरेट के पास, जहां से उसे पॉटर नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है जो कि विल्सन फिस्क के लिए सूट बनाया करता है। पॉटर मैथ्यू को साफ साफ मना कर देता है कि वो विल्सन फिस्क के अलावा किसी के लिए भी सूट नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली विल्सन फिस्क के निशाने में होती है। तब मैथ्यू पॉटर को भरोसा दिलाता है कि वो उस सूट की मदद से विल्सन फिस्क जैसे आदमियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगा, जिससे तुम्हारी फैमिली पे भी कोई आंच नहीं आएगा। और इधर जेम्स वीसली को ये पता चल चुका था कि विल्सन फिस्क के माँ से मिलने के लिए कोई 2 लोग आए हुए थे, और उन 2 लोगों में से एक कैरन पेज होती है। तो विल्सन फिस्क इधर वेनेसा की देखरेख में बिजी था, जिस वजह से जेम्स वीसली कैरन पेज को किडनैप करवा लेता है और उसके सामने एक गन रखता है। इसी बीच उसके फोन में एक कॉल आता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौका रहते कैरन पेज उस गन को लेके जेम्स वीसली को शूट कर देती है, जिससे जेम्स वीसली का गेम यहीं पे ओवर हो जाता है। और ये खबर जब विल्सन फिस्क तक पहुंचती है तब वो जेम्स वीसली का फोन चेक करता है। तब वो देखता है कि उसकी आखिरी बार बात उसकी माँ से हुई थी, जिससे विल्सन फिस्क ये तो समझ जाता है कि उसके पीठ पीछे बहुत ही बड़ा कांड चल रहा है। और यही रीजन होता है कि विल्सन फिस्क अपने माँ और वेनेसा को इस देश से बहुत दूर भेजना चाहता है, मगर वेनेसा इस बात से मना कर देती है। और इधर विल्सन फिस्क के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैथ्यू मर्डॉक सीधे बेन यूरिक के पास चला जाता है, जहाँ पे बेन यूरिक मैथ्यू को बताता है कि विल्सन फिस्क की एक चाइनीज साथी है जो कि हेल्स किचन में ड्रग्स का कारोबार एक ग्रैंड लेवल पे ऑपरेट कर रही है। इसके फौरन बाद डेयरडेविल सीधे मैडम गाओ के हाइडआउट में चला जाता है और वहाँ पे मौजूद ड्रग्स के बॉक्स पे आग लगा देता है। और एट द एंड जब वो मैडम गाओ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तब मैडम गाओ उसे काफी बुरी तरीके से कूट देती है, जिसके बाद मैडम गाओ अपनी होम कंट्री वापस चली जाती है। तो कैरन अब बेन यूरिक को उस आर्टिकल को छापने के लिए मना लेती है, मगर बेन यूरिक के सीनियर इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते और वो साफ तौर पे बेन यूरिक को मना कर देते हैं। और इस बात को सुन के बेन यूरिक सीधे तौर पे अपने एडिटर इन चीफ को भी ये कह देता है कि तूने भी जरूर विल्सन फिस्क से पैसे खाए हैं। और इस रूड
बिहेवियर के चलते बेन यूरिक को अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाता है और वो अब खुद का ब्लॉग स्टार्ट करता है जिसपे वो सारा का सारा आर्टिकल लिख के पब्लिश कर देता है। और उस आर्टिकल के बाद विल्सन को ये पता चल चुका था कि उन दोनों आदमी में से एक बेन यूरिक है। जिसके बाद विल्सन सीधे बेन यूरिक के घर जाता है और उसका गला दबा के उसे मार देता है। और दूसरे दिन बेन यूरिक के फ्यूनरल में हम देखते हैं बाकी सब आए हुए होते हैं मगर पॉगी नहीं आता और इधर विल्सन फिस्क को अपने अकाउंट में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, जिस वजह से वो ऑल्सली से एक मीटिंग अरेंज करता है जिस पर उसे पता चलता है कि ऑल्सली विल्सन के आधे पैसे को लेकर ये कंट्री छोड़ के भागने वाला था। और यहाँ पे ऑल्सली ये भी कन्फेस करता है कि मैडम गॉ और ऑल्सली ही वो शख्स थे जिन्होंने उस पार्टी में वाइन में जहर मिलाया होता है और वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि विल्सन फिस्क लौंडियाबाजी को छोड़ के अपने बिजनेस पे अच्छे से ध्यान दे सके। तो अब विल्सन जैसे ही ऑल्सली को मारने की कोशिश करता है तब ऑल्सली उससे कहता है तो यहाँ से अगर ऑल्सली जिंदा नहीं गया तो उसका इन्फॉर्मेंट पुलिस के सामने सारा का सारा चीज बक देगा। मगर विल्सन ठहरा सन की आदमी वो ऑल्सली को वहीं पे मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि वो उस इन्फॉर्मेंट को भी मार दे। और इधर हम देखते हैं कि कैरन, फॉगी और मैट एक साथ मिलके विल्सन के खिलाफ एक के बाद एक बहुत सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और यही नहीं उसके खिलाफ एक तगड़ा केस बनाते हैं। और उन सबूतों के लीड्स को फॉलो करते हुए वो पहुंच जाते हैं सीधे पुलिस ऑफिसर हॉफमैन के पास। और ये हॉफमैन वही शख्स होता है जो कि ऑल्सली का इन्फॉर्मेंट था। जिसके बाद मैथ्यू मर्डॉक डेयरडेविल वाली सूट में हॉफमैन के पास पहुंच जाता है और उसे कन्विंस कर लेता है कि वो पुलिस के सामने अपनी गवाही देते। और हॉफमैन के ऐसा करते ही एक के बाद एक किंगपिन के लिए काम कर रहे करप्ट पुलिस वाले पकड़े जाते हैं। और पुलिस वालों के साथ साथ विल्सन फिस्क भी इस चीज से नहीं बच पाता और वो भी गिरफ्तार हो जाता है। मगर जाते जाते वो वनेसा को एक वेडिंग रिंग देके जाता है और जब विल्सन फिस्क को जेल की तरफ गाड़ी से ले जाया जा रहा होता है तब वो अपना कॉन्टैक्ट यूज करके उस गाड़ी पे अटैक करवा देता है। और वहाँ से जैसे ही निकलता है वहाँ पे डेयरडेविल उसका इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पे हमें डेयरडेविल का आइकॉनिक रेड सूट देखने को मिलता है। और उसके बाद डेयरडेविल और विल्सन फिस्क के बीच एक तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलती है और इस फाइट में डेयरडेविल काफी प्रिपेयर्ड होके आया होता है, इस वजह से एट द एंड वो किंगपिन को हरा देता है। और इसके दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि जिस बंदे ने विल्सन फिस्क को पकड़ाया है ये शहर उसे नाम देती है डेयरडेविल का। और यहाँ पे एंड हो जाता है डेयरडेविल का सीजन 1। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और जल्दी डेयरडेविल के सीजन 2 और सीजन 3 का भी रिकैप लाने वाला हूँ, तो जिसे आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दबाना भी ना भूलना। तो इसी के साथ मैं हूं निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।